करने के लिए। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस में सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या उसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जो हिस्ट्री है वो मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस देखेंगे कि इसको किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया और कहाँ पे इन्वेंट किया। उसके अलावा ऑलरेडी हमारे पास एक सी लैंग्वेज जो थी वो हमारे पास मौजूद थी और उसमें ऐसी क्या कोई कमी थी जो जिसकी वजह से हमें वो छोड़कर सी प्लस प्लस की तरफ मूव करना पड़ा। और उसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ मूव्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहले किसने इन्वेंट की, कब इन्वेंट की और कहाँ पे इन्वेंट की। उसके बाद फीचर ऑफ सी प्लस प्लस में चलेंगे। उसके अलावा हम इसे देखेंगे कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, जिन फीचर को मद्देनज़र रखते हुए हमने सी प्लस प्लस को ज्वाइन किया। और उसके बाद यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है और कौन कौन से डेवलपर इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस की तरफ हम चलते हैं। तो सी प्लस प्लस सबसे पहले 1979 में विजय स्ट्रॉसर एक साइंटिस्ट था जिसने इजाद की थी, कहाँ पे इन्वेंट की थी, एट टीबेल लैब्स न्यू जर्सी यूएसए। उसने यूएसए में टीबेल लैब में सी प्लस प्लस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट की थी। और उसके बाद शुरू में जब इसकी इन्वेंशन हुई तो तब 1979 में इसका नाम रखा गया सी विद क्लासेस। तो उसके बाद आस्ता आस्ता जब लेटर 1983 में इसके जो सी विद क्लासेस नाम था उसको रीनेम करके एक नया नाम दिया गया जिसे हम सी प्लस प्लस कहते हैं। सी प्लस प्लस से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि प्लस प्लस हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले उसने सी को एज अ बेस लिया और उसमें कुछ इंक्रीमेंट, कुछ इन्हांसमेंट और इस तरह के फीचर्स वगैरह ऐड किए और हमें एक नई लैंग्वेज जिसे हम आज सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहते हैं वो आज हमारे सामने मौजूद है। तो ये सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री को देखा कि किसने इसे इन्वेंट किया, कहाँ पे इन्वेंट किया, कब इन्वेंट हुई। और उसके बाद सबसे पहले जब ये इन्वेंट हुई इसका नाम सी विद क्लासेस था। उसके बाद इसमें कुछ इंक्रीमेंट, इन्हांसमेंट, कोई फीचर जो है वो ऐड हुए और उसके बाद इसका नेम जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो हमने दे दिया। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमारे पास ऑलरेडी जो थी वो सी लैंग्वेज मौजूद थी, तो ऐसी कौन सी कमी थी उसमें कि उसको जो है वो उसमें और फीचर ऐड करके सी प्लस प्लस को बनाया गया। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस में जो सबसे बड़ा फीचर है वो जो ऐड किया गया वो ऊप्स का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? ऑब्जेक्ट ऊप्स में हम प्रोग्राम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम ऊप्स में जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले जब हम सी में थे तो ऐसे बहुत सारे जिसमें 1000 कोड ऑफ लाइंस एंड उससे भी ज़्यादा जो थी वो हमारे पास डेटा मौजूद था। तो फिर वहाँ पे कोड रिटर्न करने में हमें परेशानी आ रही थी, मुश्किल जो था, टाइम कंज्यूमिंग भी था और उसके साथ साथ जो था वो हमें कई सारी परेशानियाँ जो है उनका सामना करना पड़ रहा था। तो फिर उसके बाद ऊप्स का कंसेप्ट आया और ऊप्स ने हमें यह दिया कि उसमें हम हमारे पास चाहे जितना मर्जी डेटा हो, रिक्वायरमेंट के लिहाज से जितना मर्जी डेटा हो, तो उसमें हम डेटा को मुख्तलिफ जो सवाल हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जितना मर्जी डेटा हो हम उसकी हर फंक्शन की एक अलग क्लास बना देते हैं और उस क्लास जब बन जाती है तो एंड में जाके हम सिर्फ उसको उसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर देते हैं। तो इस तरह से हमने सी को छोड़ा और जो हमारे लिए आसान लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस तो हमने उसमें मूव किया। तो अब देख लेते हैं कि जो हमारी ऊप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो किसने इन्वेंट की और कब इन्वेंट की। अब हिस्ट्री ऑफ ऊप कॉन्सेप्ट। जो ऊप कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पहले मैं बता चुका हूँ कि उसमें प्रोग्राम हमें इजी
लगता है, क्योंकि हम क्लासेस में डाटा डिवाइड करके एक ही फंक्शन मुख्तलिफ लिख के एंड में उसको कॉल कर देते हैं तो वह एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्टली इंट्रोड्यूसिंग ईयर 1966 एलन के ने इसको इन्वेंट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट था, उसने सबसे पहले इसे इन्वेंट किया था। और उसके बाद सिमुला 67 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सबसे पहले फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसने सबसे पहले ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। तो हम कह सकते हैं कि दैट वाई सिमुला 67 इज नोन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सिमुला 67 वो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसने सबसे पहले ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो था उसको फॉलो किया। तो ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं, इसके कुछ फीचर्स की तरफ देख लेते हैं कि फीचर ऑफ C++, कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन सी हम जिससे हमें आसानी हुई और हमने उन फीचर्स को देखकर हमने C जो प्लस लैंग्वेज है तो उसकी तरफ मूव किया। तो सबसे पहले इसका फीचर आ जाता है कन्वेनिएंट लैंग्वेज। तो C++ इज अ वेरी कन्वेनिएंट लैंग्वेज, जिसमें इसका मतलब यह है कि इसमें हमें जो ज़्यादा ये लैंग्वेज है ये डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। इसमें हम आसानी से प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, उसके बाद इजी मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई चेंजिंग वगैरह मॉडिफाई इजीली हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आ गया वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो C++ एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इट्स सिंटैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो सिंटैक्स है इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसमें भी हम आसानी से देख के सिंटैक्स को तो अपना प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है और मॉडिफाइंग वगैरह वो हम इजीली इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा फीचर आ जाता है कि केस सेंसिटिविटी। और केस सेंसिटिविटी मीन्स के आपने देखा होगा कि आप जो भी यूज़ करते हैं कीवर्ड, जो C++ में हमारे जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, इसलिए हम इसको केस सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई अपर केस में होता, कोई लोअर केस में होता, फिर वो हमारे लिए कुछ मुश्किल होता और कुछ परेशानी वगैरह फिर भी हमें देखनी पड़ती है। इसलिए ये केस सेंसिटिविटी है, इसमें जितने भी हम कीवर्ड लिखते हैं वो स्मॉल कीवर्ड होते हैं, स्मॉल लेटर। उसके बाद सबसे बड़ा फीचर इसका है कि ये मशीन इंडिपेंडेंस है। मशीन इंडिपेंडेंस अब क्या होता है कि मसलन मशीन इंडिपेंडेंस कि अगर आपने C++ का एक प्रोग्राम एप्पल की डिवाइस पे लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ एप्पल की डिवाइस पे ही रन होगा। इसका आप चाहे आपके पास विंडोज़ है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो जिस प्रोग्राम आपने लिखा होगा तो अगर एप्पल में लिखा है तो वो विंडोज़ में भी चलेगा। मतलब सब जो हमारे पास सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो है वो रन करेगा। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाता है, जिसकी वजह से हमने C++ को ज्वाइन किया। और वो मैं आगे बता चुका हूँ कि यहाँ पे डेटा वगैरह लिख के क्लासेस वगैरह, उसके बाद है कि हम एक बार कॉल कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स के हम प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में आप सबने एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट सर ने दिया था, तो उसमें हमारे पास एडिशन का भी था फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का भी था, डिवीजन का भी था और सब्ट्रैक्शन का भी था। अब वो हमारे पास एक मुकम्मल प्रोजेक्ट था। उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने उसको मुख्तलिफ 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले जो हमने क्लास बनाई उसमें एडिशन रखा, दूसरे में सब्ट्रैक्शन रखा और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एंड पे जाके हमने उनको कॉल कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद स्पीड, यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एफिशिएंटली, मतलब उसकी स्पीड जो है एग्जीक्यूशन स्पीड वेरी फास्ट होती है। और उसके बाद C++ लैंग्वेज इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि 2002 से लेकर आज तक इसमें कोई ना कोई फीचर जो है वो ऐड होता है और हमें कुछ ना कुछ नई अपडेट जो है वो मिलती रही है इसमें से। तो इसके अलावा C++ पे तकरीबन 2020 का जो हमारे पास सर्वे है उसमें 4.4 मिलियन पीपल्स जो हैं वो C++ उन्होंने ज्वाइन किया है और इस पर मुख्तलिफ जो काम है वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर 4.4 मिलियन पीपल्स हैं ज्वाइन किया तो वो कोई एक प्लेटफॉर्म पे तो ज्वाइन नहीं कर रहे।
कोई अपना डेवलपर किसी कंपनी में है, कोई किसी पे भी जहाँ पे उसका है, तो वो वहाँ पे उसको परफॉर्म कर रहा है। तो ये थे हमारे पास फीचर ऑफ C++ जो हमने देखे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि यूजेज ऑफ C++, कि हमारी जो C++ लैंग्वेज है, हम इसे सीख रहे पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती है और कौन कौन इसे यूज़ करता है। सबसे पहले यूजेज ऑफ C++ डेटाबेस। हमारी जो C++ लैंग्वेज है, ये मोस्टली डेटाबेस जो हैं वो उनमें यूज़ होती है। उसके अलावा वेब ब्राउज़र होता है, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, जितने भी ब्राउज़र हैं मोस्टली वो C++ जो लैंग्वेज है उन्हीं में से होते हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स, और आगे हम आ जाते हैं यूज इन एंड्रॉइड ऐप्स। अगर हम एंड्रॉइड ऐप्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसमें गेम्स हैं, बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो कि C++ में बनी हैं और अच्छी रैंकिंग में भी गई हैं। तो उसके अलावा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, ग्राफिकल यूजर बेस्ड एप्लीकेशन। आप इसमें इजीली C++ लैंग्वेज में अपनी मर्जी का कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा टॉप गेम्स रिटन इन C, और मेरी रिसर्च के मुताबिक ये 2 गेम्स जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, और उसके अलावा इनकी रेटिंग भी काफ़ी ऊपर गई है, जिसमें पहले नंबर पे है काउंटर स्ट्राइक और दूसरे पे है वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। तो ये दोनों एक पॉपुलर गेम्स हैं जो कि C++ लैंग्वेज में इनको डिज़ाइन किया गया, और डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद मार्केट में लॉन्च होने के बाद इनकी काफ़ी रैंकिंग आई है और ये काफ़ी ऊपर तक गई। तो ये थे मेरे आज के टॉपिक। आई होप कि आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच।